जय हिंद, नमस्कार। आप सभी प्यारे साथियों का स्वागत है आपकी ऑनलाइन क्लासरूम में। मैं अजय आपको पढ़ा रहा था भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में। रीट भर्ती को लेके अपने अर्थव्यवस्था जो पढ़ रहे थे उसकी चर्चा अपन कर रहे थे। तो टॉपिक जो अपना चल रहा था वो चल रहा था मुद्रा का आधुनिक रूप। जो अपने टॉपिक पढ़ रहे थे मेरे भाई, उस टॉपिक का नाम जो है वो क्या था? मुद्रा का आधुनिक रूप, या मुद्रा के आधुनिक रूप जो है वो अपने पढ़ रहे थे। आज ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। मुद्रा के जो आधुनिक रूप है आज अपने इस टॉपिक को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है जी। इससे पहले एक क्लास हो चुकी है इसकी। देखो, इसके अंदर मैंने लास्ट आपको जो बात बताई थी वो चेक के बारे में बताया था। आप सभी प्यारे साथियों को याद होगा, लास्ट मैंने आपको किसके बारे में बताया था? चेक के बारे में। जी सर। मुझे आप सभी प्यारे साथी दो क्वेश्चन करके दिखाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? राष्ट्रीयकरण कब किया गया? कब किया गया? एक तो मेरे सभी प्यारे साथी आप ये प्रश्न करके दिखा देना। देखो, जैसे हम पढ़ रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, केवल पढ़ा ही रहा हूं, या आप भी उस चीज को जो है वो गौर कर रहे हो? अब काफी साथी ये कहते हैं कि सर इतना सफिशिएंट है क्या? आप कभी भी ये इकोनॉमिक्स पढ़ते हो कहीं से भी तो आप किसी एक किताब को फॉलो करते हो ना, तब उसको आप मानकर परीक्षा में धूम मचा देते हो यानी बेहतर कर देते हो। तो यहां पर मैं कम से कम 3 किताबों का आपको कंटेंट करवा रहा हूं, तो श्योर है कि ये बेहतर है। मेरी तरफ से मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, ये बात है। और हो सकता है उस दिन ये हो कि आपको पूरा का पूरा पेपर यहां से देखने को मिले, ये दिन दूर नहीं है। ठीक है, तभी मैं आपको कह रहा हूं थोड़ा सा एक विश्वास रखो और आप अच्छी तरह से इसके नोट्स बनाओ। ठीक है, फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आप ये बताओ 2। एक तो ये बताओ आरबीआई का राष्ट्रीयकरण जो है वो कब किया गया, और आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर कौन है? आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर कौन है, ये बताओ। जल्दी से ये 2 प्रश्न आप मुझे अभी के अभी जो बताओगे आप, ये 2 प्रश्न जो अभी के अभी बताओगे, जल्दी से जल्दी। हाँ, शाबाश, बहुत बढ़िया। तो याद रखिएगा, सभी मेरे प्यारे साथी याद रखेंगे क्या? याद ये रखना है आपको कि बैंक का जो राष्ट्रीयकरण होता है वो 1949 1949 में होता है आरबीआई का। आरबीआई के वर्तमान में जो गवर्नर है उनका नाम है संजय जी, संजय मल्होत्रा जी जो है वो वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर है। कितने नंबर के हैं? 26वें नंबर के हैं। अच्छा, एक सभी साथी बार बार ये प्रश्न करते हैं सर दर्जी किसके अंतर्गत आएगा? अब देखो, मैंने काफी जगह 2-3 जगह पढ़ा है, कोई द्वितीय सेक्टर के अंदर बता रहा है दर्जी को, कोई तृतीय सेक्टर में बता रहा है। ठीक है, तृतीय सेक्टर में बता रहा है, और मैंने आपको जो पढ़ाया है वो द्वितीय क्षेत्र पढ़ाया है। ठीक है, लेकिन कई जगह ये मिलता है कि मूल रूप से दर्जी जो माना जाएगा ना वो द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत माना जाएगा, लेकिन कई जगह तृतीय क्षेत्र भी मिलता है। ये बात आपकी भी गलत नहीं है, आप जो बता रहे हो वो भी ठीक है। अब क्या करें, कई बार ऐसे प्रश्न आते हैं, जैसे एक प्रश्न आता है बाजरा अनुसंधान केंद्र कहाँ है? अब बाजरा का अनुसंधान केंद्र मंडोर में भी आपको देखने को मिलेगा, मंडोर में भी मिलेगा, और एक जो आपको बाड़मेर में भी देखने को मिलेगा। तो ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसी चीजें हो सकती है। अब देखो, बस्सी, बस्सी आपको जयपुर में भी देखने को मिलेगा, है ना, जयपुर में भी देखने को मिलेगा। और बस्सी जो है वो आपको चित्तौड़ में भी देखने को मिलेगा, चित्तौड़गढ़ में भी देखने को मिलेगा, शाहपुरा भीलवाड़ा में भी देखने को मिलेगा, और जयपुर में भी देखने को मिलेगा। तो कोई बड़ी बात नहीं है ऐसी चीजें जब 2 आ जाए सामने, क्योंकि ये डाउट रह जाते हैं लोगों के, फिर वो दोनों में लिख देते हैं। कभी दर्जी में पढ़ते हैं द्वितीय क्षेत्र को, कभी तृतीय क्षेत्र में पढ़ते हैं दर्जी को, टेलर को। लेकिन ऐसा प्रश्न कभी बनेगा नहीं, आप ये मान के चलो, इतना लोड मत लिया करो, आप आगे बढ़ जाया करो। एक प्रश्न पे अटके रहते हो। चलो मेरे भाई, आज अपने जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मुद्रा के प्रकार कौन कौन से होते हैं, कौन कौन सी प्रकार की जो है वो मुद्रा होती है। तो सभी मेरे प्यारे साथी, यानी चेक के बाद आप हेडिंग क्या लगाओगे? मुद्रा के प्रकार। मुद्रा के जो रूप है वो मैंने सारे लिखा दिए थे आपको। आज हम जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? मुद्रा के प्रकार। मुद्रा के जो प्रकार है वो आज की क्लास में अपने पढ़ेंगे। 1 मिनट में कैमरा सेट कर लेता हूं। हाँ, मुद्रा के प्रकार। सबसे पहले अपने जो बात करेंगे वो करेंगे प्रमाणिक मुद्रा की। नंबर 1 पर जो हम बात करेंगे वो प्रामाणिक मुद्रा की। प्रमाणिक, प्रामाणिक, प्रमाणिक कह दो, या इसे आप बोल सकते हो मापक, हाँ मानक, सॉरी मानक, या इसे बोल सकते हैं वस्तु मुद्रा, या इसे अपन क्या बोल सकते हैं? वस्तु मुद्रा।
ये एक ही मुद्रा के नाम है। बस इसको थोड़ा सा हल्के वे में जो है समझना है, ज्यादा गहराई में नहीं कूदना है इसके। तो गुरु जी हल्के वे बोले तो क्या समझना है? हल्के वे में मेरे भाई आप ये बात समझ लेना कि ये मुद्रा होती क्या है। जैसे आपसे पूछ ले कि वस्तु मुद्रा क्या है, या कोई परिभाषा देकर पूछे ये किसकी परिभाषा है, तो याद रखना यह वह पैसा है जिसकी अपनी खुद की कीमत जो है वो होती है। यानी प्रामाणिक मुद्रा या मानक मुद्रा या वस्तु मुद्रा कौन सी होती है? यह वह पैसा होता है, यह वह पैसा है, यह वह पैसा है जिसकी अपनी खुद की कीमत होती है, कीमत होती है। उसे अपन क्या बोलते हैं? उसे अपने बोलते हैं वस्तु मुद्रा। यानी कोई वस्तु की कीमत होगी यहां पर। जैसे उदाहरण के लिए अपने बात करें, यहां पर किसी वस्तु की कीमत होगी, जैसे सोना हो गया। अब सोने की कीमत है यहां पर, ना कि कोई नोट की है, कुछ और है ना। तो ये वस्तु मुद्रा वो होती है जिसमें यह वह पैसा है, मतलब है तो पैसा ही, ये भी एक धन का प्रकार। ये सोना देकर आप पैसा ले सकते हो। तो यह वह पैसा है जिसकी अपनी खुद की कीमत जो है वो होती है। अपनी खुद की जो है वो क्या होती है? कीमत होती है। वेरी गुड। जैसे सोना हो गया, सोना के अलावा अगर आप याद करो तो चांदी को याद कर लेना मेरे भाई। चांदी के अलावा अगर आप याद करो तो अन्य वस्तु जो भी हो, वस्तु की बात कर रहा हूं यहां जिनकी कीमत हो, है ना। जैसे अब हीरा हो गया तो उसकी भी एक अपनी कीमत है, बिल्कुल है। तो ये वो है जिसकी खुद की वैल्यू है, खुद की वैल्यू है। समझ में आ गई बात जी? उसे क्या बोलते हैं? प्रमाणिक या मानक मुद्रा। बिल्कुल सिंपल वे में आपको ये बात समझ में आ चुकी है। अब 2 नंबर अपने जो मुद्रा पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वैधानिक मुद्रा। वैधानिक मुद्रा, वैधानिक विधि का मतलब होता है कानून। तो जिसको कानूनी रूप से किसी देश ने स्वीकार किया है उस मुद्रा को क्या बोलेंगे? उस मुद्रा को बोलेंगे अपने वैधानिक मुद्रा। क्या बोलेंगे मेरे भाई? वैधानिक मुद्रा। सभी कागज हो गए या नोट हो गए जो अपने चलते हैं और सिक्के हो गए, है ना, जिसको भारतीय रुपया कहते हैं, या आप ये बोल दो वैधानिक मुद्रा होगी। जैसे अपने बात करें भारतीय रुपया, भारतीय रुपया। अब भारतीय रुपया में आप क्या क्या देखते हो? आप देखते हो कागजी नोट, कागजी नोट को देखते हो। तो ये वैधानिक मुद्रा, इसको कोई मना नहीं कर सकता, जाकर दे दिया। आप जैसे सिक्के हैं, आपने कई बार ये सुना होगा, कोई सिक्का लेने से मना करे तो उस पर आप कानूनी कार्रवाई जो कर सकते हो। क्योंकि देखो कागजी मुद्रा होगी, कोई सिक्का हो गया, उसको कोई लेने से मना नहीं कर सकता है ना, क्योंकि यह वैधानिक मुद्रा है, भारतीय रुपया है। अब अपने भारत का उदाहरण लेके ही समझेंगे तो चीजों को अच्छी तरह से अपने समझ पाएंगे। चीजों को जो है वो अपने अच्छी तरह से जो है क्या समझ पाएंगे? शानदार तरीके से। हाँ, चलो आगे। तो वैधानिक मुद्रा यानी जैसे कागजी नोट हो गए, सिक्का हो गया, यानी भारतीय रुपया, कुल मिला के ये कहने वाली बात है जी। अब एक होती है प्लास्टिक मुद्रा। नंबर 3 पर आप जो याद करोगे वो किसको याद करोगे? प्लास्टिक मुद्रा को। प्लास्टिक मुद्रा, प्लास्टिक मुद्रा भी होती है क्या गुरुजी? प्लास्टिक की तो मुद्रा नहीं देखे? अरे मेरे भाई एटीएम नहीं देखे क्या? डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, वो प्लास्टिक के होते हैं। अब बैंक में जैसे ही आप जो एटीएम में डालते हैं उससे पैसे निकलाते हैं, आते हैं नहीं आते? बिल्कुल आते हैं। तो वह भी एक मुद्रा का प्रकार है, जैसे डेबिट कार्ड हो गया और क्रेडिट कार्ड हो गया। एक कार्ड आपको बताना है कौन सा, डेबिट, और एक हो गया क्रेडिट। डेबिट कार्ड, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, CR। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। तो डेबिट और क्रेडिट कार्ड ये किसके अंतर्गत आएंगे? प्लास्टिक मुद्रा में। 3 बातें बताओ आप सभी प्यारे साथियों को अच्छे से समझ में आ गई? कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वस्तु मुद्रा जिसकी वस्तु की वैल्यू हो, वैधानिक मुद्रा जो विधि द्वारा बनाई गई हो, इसको मना नहीं कर सकता कोई। प्लास्टिक मुद्रा से डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड। बिल्कुल सिंपल वे में आपको समझ में आ चुकी है। अच्छा, ये क्लास आज 7वां 8वें दिन बाद आ रही है। आप सभी प्यारे साथी ये बात कहते हो कि गुरुजी क्लास रेगुलर, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, अपना जो है वो बुक के ऊपर जो है वो काम चल रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा करके, और आपके जो कमेंट वगैरह मैसेज है वो इतने प्रभावशील होते हैं कि वो लगानी पड़ी जाती है। वरना ये मैं क्लासेज 1 तारीख के आसपास जो है डेली शुरू करता। 1 तारीख से तो मैं कंटिन्यू शुरू कर दूंगा, प्रतिदिन क्लास हुआ करेगी, प्रतिदिन एक शेड्यूल बना दूंगा, क्लास को प्रतिदिन मिलेगी। अभी बस 1 तारीख तक आपका जो है, क्योंकि 30 तारीख तक बाजार में वो अपनी किताब जो है वो आ जाएगी, ठीक है। उस पर थोड़ा काम कर रहे हैं, तब करके आपको ये क्लासेस जो है कंटिन्यू आप नहीं देख पा रहे हो। इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा आप सभी प्यारे साथियों से,
क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा ली है, तो उस उम्मीद पे मुझे, क्योंकि आपके कमेंट देखकर मुझे लगता है कि इतनी ज़्यादा उम्मीद आपने लगा ली है, तो इकोनॉमिक्स तो पूरी बनती है करवाना, और शानदार तरीके से करवाएंगे। ये नहीं है कि एग्जाम में पर्सन 100 के 100% पर्सन जो आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। अच्छा, जो करंट में पढ़ने वाला मेरे से जितना हुआ मैं उतना पढ़ा दूंगा। कोई एक दो टॉपिक होगा ना कि मैं कहूँगा कि ये करंट में पढ़ जाना, वो आप पढ़ लेना बस ध्यान से, लेकिन मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि मैं ही पढ़ा दूंगा यार, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो, क्योंकि इससे 21% का जो आपको वेटेज मिलेगा, और मैं कहता हूं कि ये छोटी सी क्लासें जितनी ज्यादा होंगी नहीं, और इतना आसानी समझ में आ रहा है, पूरे के पूरे अपने पर्सन कवर कर जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मेरे भाई। ठीक है, चलो, अब अपनों ने तीसरा पढ़ा। तीसरे के बाद नंबर लिखो आप 4। नंबर क्या लिखोगे? नंबर लिखोगे 4। 4 नंबर पे आप जो है लिख लो नजदीकी मुद्रा। नजदीकी मुद्रा। नजदीकी मुद्रा सर, बिल्कुल भाई। क्या लिखोगे आप? नजदीकी मुद्रा। नजदीकी मुद्रा में क्या समझे सर? यह वह संपत्ति होती है जो आसानी से और जल्दी से नगद में इसको बदला जा सकता है। नजदीकी मुद्रा को, इसको, इस मुद्रा को, इस मुद्रा को आसानी से, आसानी से नगदी मुद्रा में, नगद मुद्रा में, मुद्रा में बदला जा सकता है, बदला जा सकता है। इसको अपने आसानी से जो है वो नगदी मुद्रा में बदल सकते हैं। जैसे मान के चलो आपके पास शेयर हैं, आपके पास बॉन्ड है, आपने नाम सुना होगा, है ना, शेयर हो गए, बॉन्ड हो गए, तो इसको जो है आप आसानी से जो है वो जो है, जैसे शेयर आपके पास, जितने कितने भी शेयर है, बॉन्ड आपके पास, उसको आप जो है आसानी से आप जो है मुद्रा में बदल सकते हो। जैसे ये है तो मुद्रा नहीं, मुद्रा का एक प्रकार है, लेकिन इसको आसानी से, जैसे देखो आपको आपके पास या तो कैश रुपया है, वो तुरंत प्रभाव से उसको यूज कर सकते हो, या आपके बैंकिंग में सेविंग है तो उसको आप एटीएम लगाओगे, आपको चाहिए होंगे उतने निकालोगे। उसी प्रकार की यह एक मुद्रा है, नजदीकी मुद्रा। जैसे शेयर और बॉन्ड का उदाहरण अपने यहां पर ले सकते हैं, है ना। अच्छा, ये जो नजदीकी मुद्रा, जैसे उदाहरण के लिए अगर अपने बात करें कि मैंने यहां पर लिखा है इस मुद्रा को आसानी से नकदी मुद्रा में बदल सकते हैं, शेयर हो गए, बॉन्ड हो गए, इसके अलावा सोना है, ये भी आप इसके अंदर उदाहरण में लिख सकते हो। सोना हो गया, अब मान लो आपको पैसे की आवश्यकता होगी, तो सोने को गिरवी रख दो या बेच दो, हाथों हाथ पैसे मिल जाएंगे। अब बॉन्ड और शेयर क्या होता है इसको समझो। शेयर बाजार का नाम बहुत बार सुना है। देखो, आप किसी भी कंपनी के अंदर, ये समझा रहा हूं मैं शब्दों को, सोना को तो पता ही है, इन दो शब्दों को समझो। एक लाइन में समझाता हूँ सिंपल वे में, क्योंकि आपको सिलेबस में ज्यादा बड़ा दे नहीं रखा है, ज्यादा क्या थोड़ा भी नहीं दे रखा है, लेकिन नजदीकी मुद्रा में उदाहरण दिए हैं, तो ये शब्द बहुत बार सुनते हैं, जीवन में काम आएगा कभी। शेयर बाजार और बॉन्ड का नाम सुनते ही है ना। हाँ, कि मेरे इतने बॉन्ड है, ये जो भी है कंपनी में लगे हैं, सब ये बातें हैं। शेयर बाजार में एक बात याद रखना जीवन में, कि शेयर बाजार में अगर आप पैसा इन्वेस्ट करोगे तो मालिक खुद होगे। जैसे मान लो टाटा जी की कोई कंपनी है, टाटा नाम से। अब इस कंपनी ने मान लेते हैं कोई शोरूम, कोई उद्योग खोला। अब देखो, ये जो मालिक होते हैं ना इनके, ये सारा पैसा खुद नहीं लगाते हैं। मान लो इसके अंदर 4,000 करोड़ रुपया लगेगा। कितना करोड़ रुपया लगेगा? 4,000। तो मालिक जो है वो खुद 1,000 करोड़ ही इन्वेस्ट करता है। कितना इन्वेस्ट करेगा? 1,000 करोड़ इन्वेस्ट करेगा। अब बच गया 3,000 करोड़ रुपया। अब ये कैसे लाएंगे? अब इसके बनाएंगे शेयर। क्या बनाएंगे? शेयर। और शेयर बनाकर जो बाजार में बेचेंगे। कोई व्यक्ति इसमें 2,500 रुपए लगाएगा, कोई 200 लगाएगा, कोई ऐसे ऐसे करके पूरे जब तक 300 करोड़ ना हो जाए, सॉरी 3,000 करोड़ ना हो जाए, तब तक ये लगते रहेंगे। अब इसमें आपने किसी ने, मान लो जैसे टाटा वाले में आपने शेयर लगा दिया कितने का? 2,500 रुपए का, तो वहां उसके आप 2,500 के मालिक हो गए, यानी 100% का जो भी 2,500 में 100 बनेगा उसके मालिक हो गए। अगर कंपनी जितना भी लाभ यहां कमाती है, थोड़ा सा मैं आपको बड़ा उदाहरण देता हूं। मान लो आपने इसमें ये मानते हैं कि आपने यहां पर 1,000 करोड़ रुपया लगाया है, मानते हैं उदाहरण के लिए, उदाहरण से समझ में आ जाएगा जल्दी। अब 1,000 उसने लगाया करोड़, 1,000 आपने लगा दिया। अब मान लो इसको फायदा होता है इस कंपनी से, तो इसको मानते हैं फायदा हुआ दुगना। 1,000 करोड़ का इसको 2,000 करोड़ मिला, ठीक है, सभी को दुगना, मतलब कंप्लीट 4,000 करोड़ का 8,000 करोड़ हो गया, तो इसको मिलेगा दुगना। ठीक है, इसको कितने मिलेंगे? 2,000 करोड़। अब आपने लगाया 1,000 करोड़, तो आपको भी कितना मिलेगा? आपको भी मालिक के जितना ही मिलेगा, क्योंकि इसमें आप खुद मालिक हो।
आप जितना लगाओगे उसका आपको दुगना, मतलब जितना कंपनी कमाएगी वो हिस्सा आपको मिलेगा। मेरी बात समझ के आ गई ना? तो ये चीज होती है इसके अंतर्गत। ठीक है, तो ये होते हैं शेयर। शेयर में खुद मालिक होते हो, इसमें आप मालिक खुद नहीं होते हो। इसमें आप जो है मालिक नहीं होते हो, इसमें उधार दिए हुए पैसे होते हैं। किसी कंपनी को आपने उधार दिए हैं तो इसमें उधार दिए हुए पैसे आते हैं, है ना, उसे बोलते हैं बॉन्ड। इसमें मालिक नहीं होते हो, इसमें मालिक स्वयं होते हो। नजदीकी मुद्रा समझ में आ गई? जिस मुद्रा को आसानी से जो है नकदी मुद्रा में बदल दिया जाए, जैसे सोना है, सोने को हाथों हाथ पिसा ले इसका। जी गुरु जी, ये समझ में आ गई। अब आएगी एक गर्म मुद्रा, हॉट मुद्रा, है ना। हाँ, 5 नंबर, गर्म या हॉट मुद्रा, ये इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है इसको समझो अच्छे से। गर्म मुद्रा की अगर बात करें, हाँ, गर्म मुद्रा एक प्रकार की वो मुद्रा है जो संकट के समय जो है वो खुद पलायन कर लेगी तीव्र गति से। हाँ सर, ऐसे, बिल्कुल ऐसे। वो निवेश जो किसी देश के शेयर बाजार में अचानक से आता है, वो निवेश, मैं समझाता हूं इसको, समझना, परिभाषा लिख देता हूं। वो निवेश जो किसी शेयर बाजार में, शेयर बाजार में अचानक से आता है, अचानक से आता है, से आता है, एकदम अचानक से आता है और फिर जल्दी से जो है उसको बेच दिया जाता है, और जल्दी से उसे बेच दिया जाता है, बेच दिया जाता है, जल्दी से उसे बेच दिया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? गर्म मुद्रा जो है वो बोलते हैं। यह पैसा सिर्फ ज्यादा फायदे के लिए जगह बदलता है। उदाहरण के लिए देखें, मान लो आपने अभी कोई ए नाम की कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ था, यहां पर कोई बी नाम की कंपनी, और आप चर्चा में वर्तमान में ये सुनते हो कि भाई साहब ये बहुत मुनाफा करेगी, तो आप इधर से जो है पैसा किधर लगा दोगे? बी कंपनी में इन्वेस्ट कर दोगे। तो ये दूसरे देश की है, मान लो ये किसी अन्य देश की है, तो आपने ये पैसा यहां से निकाल कर दूसरे देश में डाल दिया, इसे गर्म मुद्रा बोलते हैं, हॉट मुद्रा, है ना। वो निवेश जो किसी शेयर बाजार में अचानक से आता है, अब ये अचानक ही गया है पैसा उधर और अचानक से यहां गायब हुआ है ना, क्योंकि वहां पर मांग बढ़ी है और ये भी लग रहा है कि यहाँ मुनाफा ज्यादा होगा, तो लोग पलायन कर जाएंगे इधर, और जल्दी उसे बेच दिया जाता है, तो फिर लोग जो है इसको यहां से बेचकर अपने उधर पलायन कर देंगे या नहीं कर देंगे? बिल्कुल कर देंगे गुरुजी। तो ऐसे लिख लेना, संकट के समय शीघ्र पलायन की प्रकृति किस मुद्रा में देखने को मिलती है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लिख लेना। संकट के समय, संकट के समय शीघ्र पलायन की जो स्थिति है, शीघ्र पलायन की जो प्रवृत्ति है, पलायन की जो प्रवृत्ति है वो इसके अंतर्गत देखने को मिलती है। शीघ्र पलायन की जो प्रवृत्ति है संकट के समय, वो गर्म या हॉट मुद्रा में आपको देखने को मिलेगी। जी सर। इसके बाद आपको जो है बात याद कर लेनी है, दुर्लभ मुद्रा कौन सी होती है? एक दुर्लभ मुद्रा होती है, सुलभ मुद्रा होती है। 6 नंबर होगी ना? दुर्लभ, दुर्लभ मुद्रा कौन सी मुद्रा होती है? दुर्लभ मुद्रा। और एक जो मुद्रा है वो होती है सुलभ, सुलभ मुद्रा, सुलभ मुद्रा। दुर्लभ मुद्रा जो होता है वो एक महंगा पैसा होता है। क्या होता है? महंगा पैसा। और सुलभ मुद्रा जो होता है वो सस्ता पैसा होता है। यानी एक तरह से मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊं तो ऐसे याद रखो आप कि दुर्लभ मुद्रा महंगा पैसा ये आसानी से नहीं मिलता है, सुलभ मुद्रा जो है वो पैसा आसानी से मिल जाता है। यानी महंगा पैसा में आप ये मानो कि वह स्थिति जब पैसा उधार लेना मुश्किल हो जाए, जब पैसा उधार लेना कठिन हो। जैसे बात सुनो, मान लो बाजार में पैसा महंगा हो गया। पैसा महंगा कब हो जाएगा? ये मान के चलना कि पैसा कम हुआ तो वो महंगा ऑटोमेटिक हो जाएगा, दाम बढ़ जाएगा। मुद्रास्फीति इसके बाद हम जस्ट पढ़ेंगे, ये टॉपिक जैसे ही खत्म होता है इसके बाद मुद्रास्फीति पढ़ेंगे। मुद्रास्फीति क्या? महंगाई होना ही मुद्रास्फीति है। अगर आपको कोई चीज यहां समझ नहीं आती है ना, एक तो थोड़ा सा देरी बना के रखना अगली क्लास तक। जैसे ये कुछ चीजें यहाँ पर आपको लगेगी थोड़ा अधूरापन रहेगा, मुद्रास्फीति पढ़ेंगे, वहां सब क्लियरिटी आपको दिखने लग जाएगी।
क्योंकि एक ना एक टॉपिक जुड़ा होता है, धीरे धीरे हम आगे स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं, तो एक जब पूरा होता है तो हमें ये लगता है कि सारा कुछ समझ में आ ही रहा है। जैसे अब आप नौकरी की तैयारी कर रहे हो, मैं आपको ये गारंटी से बोल रहा हूँ, जिस दिन आप अध्यापक बनोगे ना, उस कुर्सी पे बैठोगे, तो आपको ये फील होगा, आपको ये एहसास होगा कि यार मुझे तो सारे सब्जेक्ट ही आ रहे हैं। ऐसे नहीं मिलती है नौकरियां, आपको पूरा सब चीजें आने लग जाएंगी, इकोनॉमिक्स है, इतिहास है, भूगोल है, कल सब जो है आपको आने लग जाएगा उस समय तक, है ना, तभी सिलेक्शन होता है। तो वह स्थिति होती है जब पैसा उधार लेना, यानी ब्याज दर ज्यादा होती है, तो है ना, लोग पैसे उधार लेना मुश्किल समझेंगे और इतना इसको ब्याज देना पड़ रहा है। अच्छा, सस्ता पैसा वो होता है, वह स्थिति वह स्थिति जब पैसा उधार लेना आसान हो, आसान हो, तो उस स्थिति को क्या बोलते हैं, यानी ब्याज वगैरह कम है तो लोग खूब पैसा लेंगे, ला भाई दे दे, है ना, उसे क्या बोलते हैं, सुलभ। अगर पूछे महंगा पैसा हो, उसे क्या बोलते हैं, दुर्लभ मुद्रा। और सस्ता पैसा हो तो उसे क्या बोलते हैं, सुलभ मुद्रा जो है वो कहते हैं। एक और नाम आता है कृत्रिम मुद्रा, वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। एक नाम और सुनने को मिलता है अपने को, क्या, एक जो है, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया। एक जो नाम सुनने को मिलता है वो क्या मिलता है, कृत्रिम मुद्रा। कौन सी मुद्रा, कृत्रिम मुद्रा। सर कृत्रिम मुद्रा क्या होती है, ऐसी मुद्रा जो चलन में नहीं होती है लेकिन लेखांकन में प्रयुक्त होती है। ये प्रश्न सीधा परिभाषा में पूछे, ऐसी मुद्रा जो चलन में प्रयुक्त नहीं होती है, चलन में प्रयुक्त नहीं होती है, चलन में तो नहीं होती है, लेकिन जब अकाउंट बनाते हैं तो उसका गणना की जाती है। चलन में प्रयुक्त नहीं होती है किंतु लेखांकन में प्रयोग किया जाता है। लेखांकन का मतलब होता है अकाउंट, अकाउंट बनाते समय उसका यूज किया जाएगा, प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ऐसी मुद्रा मेरे दोस्त क्या कहलाएगी, कृत्रिम मुद्रा। क्या कहलाएगी, कृत्रिम मुद्रा। ये बात भी समझ में आई, एक बार फिर देखो, दुर्लभ महंगा पैसा, सुलभ सस्ता पैसा, सेव सुलभ सेव सस्ता, दुर्लभ महंगा हो गया। दुर्लभ ऐसे रखना, महंगा है लेना, उस पर वहां जाना, कहते हैं ना कि वहां दुर्लभ वनस्पति पाई जाती है मोहल्ले में, तो वहां वो महंगी है, उसको प्राप्त नहीं कर सकते, वही बात है, दुर्लभ महंगा है, प्राप्त नहीं किया जा सकता, सुलभ है सस्ता, इसको आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। कृत्रिम मुद्रा, कृत्रिम अपने को झील पढ़ते हैं, झील बिल्कुल पढ़ते हैं। अब ऐसी मुद्रा जो चलन में प्रयुक्त नहीं है, चलन में प्रयुक्त नहीं है ये, लेकिन फिर भी इसका यूज हो रहा है ना, किंतु लेखांकन में इसका प्रयोग किया जा रहा है, अकाउंट बनाने में इसका यूज किया जा रहा है, उसको कृत्रिम मुद्रा जो है वो कहा जाता है। ये भी समझ में आ गई। इसके बाद आपको याद रख लेना है, आ, हाँ, बहुत बढ़िया। अच्छा, सस्ती मुद्रा किसे कहते हैं, तो ये सस्ता पैसा है, इसी को तो सस्ती मुद्रा बोलेंगे अगर ऐसा प्रश्न आ जाए, तो थोड़ा सा लर्निंग के दायरे आप अपने खोपड़ी में भी बढ़ाओगे। अगर मान लो ऐसे प्रश्न आता है तो इन चीजों को आप याद रखोगे, सस्ती मुद्रा कौन सी, ऐसे आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, तो वो अपने को इस प्रकार से देख लेने हैं। ठीक है, हाँ जी, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब एक दो याद रखने, एक हार्ड करेंसी, एक सॉफ्ट करेंसी। नंबर कर लिया, 8 नंबर कर लिया था ना, 9 नंबर। 9 नंबर में आपको एक तो याद रखना हार्ड करेंसी, हार्ड करेंसी, और एक आपको याद रख लेनी है 10 नंबर में सॉफ्ट करेंसी। बस इतना याद कर लेना, बहुत है। ये मैंने लगभग आपको करवा दिए सारे के सारे। अब और आप ऐसे खंगालना मत की और पढ़ लें हम, बस इतने में अगर संतुष्टि हो जाएगी तो बहुत है आपको। एक हार्ड करेंसी होती है और एक ऐसी होती है सॉफ्ट करेंसी। हाँ, हार्ड करेंसी, हार्ड करेंसी आप वो मानो जो हर जगह चल जाएगी, जो विश्व भर में चलती है, जो विश्व भर में चलती है, ऐसी करेंसी को क्या बोलते हैं, हार्ड करेंसी। एक बात ये लिखना, दूसरी, यह जल्दी से गिरती नहीं है, ये मुद्रा जो होती है ना, जल्दी से गिरती नहीं है, गिरती नहीं है। गुरु जी जैसे, जैसे मान के चलो, उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूं, आपके पास $100 है, 100 USD है, यूएस डॉलर है, ठीक है, तो इसका जो उपयोग आप किसी भी देश में जाकर जो कर सकते हो, यहां तक भारत में भी कर सकते हो, किसी भी, मतलब किसी भी, तो भारत में चलते हैं ना, भारत में विदेश में कमाने गए हैं तो वो डॉलर रूप में भेजते हैं यहाँ, यहाँ आकर वो अपनी करेंसी में जो बदल जाता है। बिल्कुल सर, ये बात तो सही है। सॉफ्ट मुद्रा वो होती है जो किसी देश की सीमा के अंदर चले, जो किसी 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 देश की
सीमाओं में जिसका प्रचलन होता है, सीमाओं में प्रचलन होता है, उस मुद्रा को क्या बोलेंगे? सॉफ्ट करेंसी। जैसे भारतीय मुद्रा, अब भारतीय मुद्रा को आप यूएस में ले जाके चलाओगे तो वो नहीं चलेगी, है ना। तो ये एक सीमा है, ये एक सीमा का दायरा है। उस दायरे, अच्छा आस पास पड़ोस देशों में तो चल जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं, जैसे नेपाली रुपया हो गया, है ना। लेकिन आप हर पूरे देश में नहीं चला सकते इसको, ठीक है। उसे बोलते हैं सॉफ्ट करेंसी। जो किसी सीमा के आसपास या सीमा के अंदर जो प्रचलन में हो उसे सॉफ्ट करेंसी बोलते हैं। जो विश्व भर में आप कहीं भी चला दो उसे बोलते हैं हार्ड करेंसी। यह हार्ड करेंसी जो होती है वो जल्दी से गिरती नहीं है मेरे भाई। मैंने पूरी कोशिश की है कि जल्दी से जल्दी पढ़ाऊं आपको, तेज पढ़ाऊं। आज मैं तेज बहुत चलाऊं क्लास में, टॉपिक पूरा कराना। आप कह रहे हो सर 2-2 घंटे की ले लो चाहिए क्लास, बस जल्दी से करा दो। आपका भी कहना जायज ही है कि पेपर नजदीक आ जाएगा, ठीक है। तो फिर हम रिवीजन कब करेंगे? लेकिन रिवीजन करने की जरूरत इतनी पड़ेगी नहीं, मैं आपको इस प्रकार से करा दूंगा। एक बार देखते हैं, सीधा दिमाग में छपेगी। एक बार आप पढ़ लो और एक बार पेपर के से पहले थोड़ा सा रिवीजन कर लेना, आपके प्रश्न सही हो जाएंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। इतना तो विश्वास है यार, इकोनॉमिक्स करवा रहा हूँ आपको मैं, कि इतना तो आपको मैं अच्छी तरह से समझा ही सकता हूँ चीजों को, कि आप अगर ये क्लास से भी देखकर परीक्षा में बैठोगे ना तो भी चेहरा ये याद रहेगा, और ये जो बातें उदाहरण के साथ बताई हुई है ना ऐसी की ऐसी, ये आपको याद रहेंगी, तो दिक्कत होने वाली नहीं है ज्यादा, ठीक है। ठीक है, चलो। अब ये थे अपने मुद्रा के प्रकार। अब बस टॉपिक में आगे अगर बात करेंगे तो ग्रेसम का नियम पढ़ना है। ग्रेसम के नियम में आपको M1 M2 M3 ये नाम सुनने को मिलेंगे, L1 L2 L3। इतना सिंपल से बताऊंगा, थोड़ा सा धैर्य बना के रखना और चीजों को सीखना। सर जी क्लास आप सच बता दो कब रेगुलर शुरू करोगे? देखो कमेंट आपके इतने आ रहे हैं बार बार ये एक जैसा, तो ये कमेंट जो है ना, अब मैं इतना प्रेरित हो चुका हूँ कि अभी ये याद रहने लगे। रात को नींद नहीं आती मेरे, जी तो करे खड़ो हो गए अब पढ़ा दूं, लेकिन करे क्या, रात को मैं खुद 3:30-4 बजे मुश्किल से सो पाता हूँ। गुरु जी ऐसा क्या है किताब में? देखो पहले तो आपको मैं ये दिखा देता हूँ कि किताब है कौन सी, आपको कईयों को नहीं पता होगा। ये अपनी किताब है, भूगोल का सूत्र, ठीक है। ये अपने शिव सर है, ये मैं हूं। नए जिलों पर आधारित राजस्थान का भूगोल। रीट वाले साथियों को भी मैं ये कहना चाहूंगा कि ये किताब छोटी सी, ज्यादा बड़ी नहीं है। इसको लाकर एक बार आपने पढ़ लिया, भूगोल में मेरी गारंटी है 100% की। भूगोल का सूत्र आपको पूरे के पूरे 100% दिलाएगी, ये मेरी गारंटी है। और इससे इतना शानदार सरल भाषा में समझ में आएगी, जैसे आपको इकोनॉमिक्स समझ में आ रही है ना, ऐसे इतना सिंपल वे में इसको हमने जो है वो लिखा है कि आप जैसे जैसे पढ़ोगे ना वैसे वैसे समझ में आएगी आपको, ठीक है। कोई टीचर की भी जरूरत नहीं है इसको पढ़ने के लिए। और ये जो है मैं 1 तारीख से आपको करवा भी दूंगा, तो ले आना, नोट्स बनाने की जरूरत नहीं होगी, फिर मैं ये पूरी किताब करवा दूंगा आपको। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये किताब, चलो एक दिखाई देता हूँ आपसे, तो क्या ही छुपाना। वैसे दिखाते नहीं होते, ऐसे कहते हैं कि सर वो लीक हो जाता है, अब आपसे क्या छुपाएं हम, आपको दिखाई देती है। जैसे ये राजस्थान का भौतिक प्रदेश है, ये पूरी किताब ऐसे ही मिलेगी रंगीन, जैसे ये डिजाइन की हुई है ऐसी की ऐसी आपको देखने को मिलेगी। अब देखो प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने इस प्रकार से ये 7 भाग बताए, तो 7 भाग हमने वो बनाए। ये सारे ये बनाने में बहुत समय लगता है, इस एक चित्र को बनाने में कसम से कह रहा हूँ 1.5 घंटा लगा है पूरा, ठीक है। उसको बनाने में कम से कम घंटा लगा है, टाइम लगता है। ये एक एप्लीकेशन होता है कोरल ड्रॉ, ऐसे नाम सुना होगा, उसके अंदर तैयार होते हैं, बहुत टाइम लगता है इनको बनाने। कॉपी किया हुआ नहीं है, सोच रहे हो कहीं आपने कॉपी कर लिया, ठीक है। अब देखो जैसे ये इसके अंदर सारणी, इस सारणी को पढ़ोगे तो लगभग भौतिक प्रदेश आपको ये फील होगा कि पूरा हो रहा है, ठीक है। अब देखो जैसे ये हो गई, है ना, वो 40 सेंटीमीटर वाला प्रश्न भी ऐड हो गया है अपना, जो सेकंड ग्रेड में आया था। अब इंसेल बरा क्या होता है? मरुस्थल में पाई जाने वाली ढालनुमा खड़ी चट्टानों कहते हैं, ये हो गई। मतलब पढ़ोगे ना आप, पढ़ते ही आपको जो है चीजें समझ में आएगी। फिर प्रश्न भी दे रखे हैं, निम्न में से बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है जो देने वाला हो। मरुस्थल वर्तमान राज्य में कितने प्रतिशत भाग पर फैल चुका है? 67%। पश्चिमी राजस्थान का पाली एकमात्र जिला है जहां बालू का स्तूप नहीं पाए जाते हैं। फिर ये देखो, ये देखो, मतलब मैं कह रहा हूं आप इसको पढ़ोगे ना तो इसमें इसमें टाइम लग रहा है मेरे दोस्त, इसमें जो है वो समय व्यतीत हो रहा है। ये जालोर की पहाड़ियां, जसवंतपुरा, डोरा पर्वत, इसराना बाकर, रोजा बाकर। अब कई एग्जाम में ट्रेंड बन गया, पश्चिम से पूरा पूछ रहे हैं, आ जाओ पूछ लो। हम उसी प्रकार से इस किताब को जो है डिजाइन कर चुके हैं, ठीक है। कोई जैसे अरावली पर्वतमाला है तो मिनी काय से इसकी मूल जड़ें शुरू होती हैं, तो ये जड़ें हमने इस प्रकार से भी यहाँ कोशिश की है शुरू करने की। ये दर्रे का मेप चित्र दे दिया यहाँ पर ताकि पढ़ते टाइम। अब ये देखो पूर्वी मैदान पढ़ोगे तो गंगा यमुना दोआब में आता है, ये जो मैदानी भाग है इसी का ये भाग है पूर्वी मैदान, ठीक है। फिर यहाँ पर बाणगंगा बेसिन आपको देखने को मिलेगा। अब जैसे रोही प्रदेश में लेकर दिक्कत होती है, रोही मैदान जयपुर से भरतपुर के मध्य, अब दिक्कत होती है समझने में कैसे है। तो देखो ये बाणगंगा नदी जा रही, ये जयपुर है, इधर ये भरतपुर है, यहाँ बनेगा रोही का मैदान। अब नदी भी याद होगी और मैदान भी याद हो गया, तो मैप का जो फायदा है वो मेरे भाई आपको मिलता ही है। ये भेड़ भूमि हो गई,
ये अरावली, ये माही बेसिन क्षेत्र हो गया, ये कांटल हो गया, छप्पन का मैदान इधर वाला और उधर वाला बागड़ प्रदेश हो गया। देखो ऐसे जो है इसको तब टाइम लगा। अब देखो ये दक्कन का पठार कितना शानदार बनाया है। कुंडला की पहाड़ी होगी, शाहबाजगा, रामगढ़ की पहाड़ी होगी, बूंदी की पहाड़ियां, नदी निर्मित मैदान बन गया, मुकुंदरा की पहाड़ी, डग गंगाधर की हो गया पठार प्रदेश हो गया ये। अभी सेकंड ग्रेड में प्रश्न आया था ग्रेट बाउंड्री फोर्ट, और कई बार प्रश्न ये भी पूछा गया किस जिले में पाई जाती है, तो बूंदी और सवाई माधोपुर। तो इसमें टाइम लग रहा है मेरे दोस्त। अब समझ में आ गई बात। तो मुझे कोई ज्यादा ऐसे शौक नहीं है कि आपके बार बार मैसेज करवाऊं, है ना। तो बस इसमें जो है समय लग रहा है। ये 30-31 तारीख तक बाजार में उपलब्ध हो जाएगी। ठीक है, 30-31 तारीख तक जो है इसको बाजार में उपलब्ध करा देंगे। ठीक है सर, आप अपने नंबर नहीं देते हो। अब देखो नंबर इसलिए नहीं, फिर आपको जैसे हम दिनचर्या ऐसा बिजी सा रहता है, आपको जवाब ना दें तो एक पता नहीं किसने मैसेज कर रखा था कि आपको तो फुर्सत ही नहीं है। थोड़ा बुरा लगता है कि फिर मैं इसलिए नंबर देता ही नहीं हूँ कि अब मैसेज करोगे, मैं सोचता हूँ कि आपके सवाल वगैरह और जवाब दू पाऊँ, लेकिन काम इतना होता है कि नहीं हो पाता है। आप कमेंट कर दिया करो, मैं प्लीज आपको ये बताता हूँ, सारे जवाब आपके पढ़ता हूँ मैं अच्छे से। चलो, अब ये इतनी बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, अब अपने पढ़ेंगे ग्रेसम का नियम। ग्रेसम का नियम, ग्रेसम का नियम, हेडिंग लगाओ सारे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ग्रेसम का नियम। समझना ग्रेसम का नियम, ग्रेसम ने क्या सिद्धांत दिया था, इस व्यक्ति का नाम याद रखना, इसने कौन सा जो है जो प्रतिपादन किया था सिद्धांत, वो याद रखना आपको, ग्रेसम का नियम। ठीक है ना मेरे भाई। जी सर। इस व्यक्ति का नाम था, ये जो नियम दिया था सर थॉमस ग्रेसम द्वारा, सर थॉमस ग्रेसम द्वारा ये नियम दिया गया। एक तो इस व्यक्ति का नाम याद रखना, सर थॉमस ग्रेसम द्वारा जो है ये जो नियम है वो दिया गया। अच्छा सर ये किताब लेनी हो तो हम क्या कहें, अब दुकानदार को जाकर कहते ना अजय सर की भूगोल का सूत्र किताब दे दो, राजस्थान के भूगोल, तो आपको वो आराम से उपलब्ध करवा देंगे। ठीक है। हाँ, कोई भी दुकानदार के पास जाओ तो कह देना, और जिस दुकान पे नहीं है तो आप उनको कह दो कि भाई साहब आप ये भूगोल की सूत्र किताब मंगाओ, नाना क्लासेस वालों की है, तो आप वो कहकर जो है मंगवा सकते हो, वो मंगवा देगा दुकानदार। अगर फिर भी नहीं है तो ऑनलाइन आप ऑर्डर कर सकते हो। सर थॉमस ग्रेसम द्वारा जो है वो नियम दिया गया है। ग्रेसम का नियम जो है वो क्या कहता है, वो ये कहता है जब बाजार में, ये लिख लेना बात, मैं परिभाषा बोल रहा हूं, जब बाजार में अच्छी मुद्रा और बुरी मुद्रा दोनों साथ साथ चलती है। क्या बोला इसने, एक तो बोला अच्छी मुद्रा, अच्छी मुद्रा व बुरी मुद्रा, ये लिख लो परिभाषा, दोनों साथ साथ चलती हैं, साथ साथ चलती हैं। तो इसमें बताओ कौन सी मुद्रा की क्वालिटी जो है वो गिर जाती है, ये बता के ना मैं मान जाऊंगा। बताओ अच्छी मुद्रा की क्वालिटी गिरेगी या बुरी मुद्रा की क्वालिटी जो है वो गिर जाएगी। बेड मुद्रा की क्वालिटी गिरेगी या नहीं गिरेगी, या अच्छी मुद्रा ही गिरेगी, ये बताओ आप सभी साथी जल्दी से बताओ। हैं, देखो अच्छी मुद्रा कौन सी, जो बढ़िया क्वालिटी की धातु की, क्वालिटी की धातु की जो है बनी हुई है, जैसे सोना, सोना एक अच्छी क्वालिटी की धातु है। एक बुरी मुद्रा जैसे मानते हैं कि पित्तल की, वैसे बुरी नहीं है लेकिन इनकी कंपैरिजन में बात करें तो पित्तल के यानी घटिया क्वालिटी, क्वालिटी की जो मुद्रा बनी है, सिंपल भाषा में, या इनके मैंने तो उदाहरण लिख दिया, आप ये भी लिख सकते हो, घटिया क्वालिटी या अच्छी क्वालिटी। अच्छी क्वालिटी की मुद्रा को अच्छी मुद्रा बोलेंगे, घटिया क्वालिटी की मुद्रा को बुरी मुद्रा। अब ये दोनों बाजार में साथ साथ चलती हैं, सोना भी चलता है पित्तल भी चलता है, लेकिन मान के चलो इनमें से किसको प्रभावित कर जाएगी, देखना लोग जो है अच्छी मुद्रा, इससे अच्छी मुद्रा का प्रचलन खत्म हो जाता है। ग्रेसम ने ये बात बोली थी, ग्रेसम ने कहा था जब अच्छी और मुद्रा दोनों साथ साथ चलती है ना, तो अच्छी मुद्रा छिप जाती है, छिप जाती है, छिप जाती है। तो बाजार में कौन सी मुद्रा चलेगी, बुरी मुद्रा, बुरी मुद्रा जो है बाजार में प्रचलन करती है ना, क्योंकि लोग इसको छिपा लेते हैं और इसको खर्च कर देते हैं, खर्च करते हैं। तो इसे अपन क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं ग्रेसम का नियम। फिर मैं बोल रहा हूं कि एक बार और लिख लो, जब बाजार में अच्छी मुद्रा व बुरी मुद्रा दोनों साथ साथ चले, या दोनों साथ साथ चलती हैं, तो लोग अच्छी मुद्रा को छुपा लेते हैं और बुरी मुद्रा को खर्च कर देते हैं। बुरी मुद्रा को जो है वो क्या कर देते हैं, खर्च कर देते हैं, उसे ग्रेसम का नियम बोला गया है। जैसे सर उदाहरण दो,
जो बुरी मुद्रा होती है वो अच्छी मुद्रा को बाहर कर देती है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को बाहर कर देगी, अच्छी मुद्रा को बाहर कर देती है। कैसे गुरुजी? वही बात है, मैंने कहा कि ये खर्च करेंगे लोग, इसको छिपा लेंगे तो ये ऑटोमेटिक बाहर होगी। इसको तो छिपा लिया लोगों ने, चल कौन सी रही है? बुरी मुद्रा। तो बुरी जो मुद्रा होती है ना, वो अच्छी मुद्रा को जो है वो क्या कर देती है? बाहर कर देती है। उदाहरण के लिए लास्ट उदाहरण दे रहा हूं, इसमें मैं पूरी उम्मीद करता हूं समझ में आ जाएगी। एक हमने लिया सोना का सिक्का, एक लिया पित्तल का। आपके पास दोनों है, आप कौन सा खर्च करोगे? आप इसको खर्च करोगे, इसको छिपा लोगे, इसको छिपा लोगे। तो ये तो छिप गई ना बुरी मुद्रा के आगे। सोना छिप गया, ये अच्छी मुद्रा थी, ये छिप गया, तो अच्छी मुद्रा को बाहर कर दिया इसने, इसको छिपा लिया लोगों ने। देख कौन सी रही है? बुरी मुद्रा। बुरी मुद्रा का प्रचलन हो जाता है फिर। ये था किसका नियम? ग्रेसम का नियम। समझ में आ गई बात जी? फिर इसके अंतर्गत अपने एक बात और पढ़ते हैं, इसके ग्रेसम के नियम के बाद अपने एक बात और पढ़ते हैं। क्या? मुद्रा पूर्ति के माप। मुद्रा पूर्ति माप क्या है समझना। मुद्रा पूर्ति माप क्या है? मुद्रा पूर्ति माप जो है वो क्या है? मुद्रा पूर्ति माप बताना है यहां पर आपको। सिंपल है, बिल्कुल सिंपल वे में समझेंगे, सुनना ध्यान से। किसी देश की अर्थव्यवस्था में कुल कितना पैसा चल रहा है? लिख लो परिभाषा। किसी देश की अर्थव्यवस्था में कुल कितना पैसा चल रहा है, वही मुद्रा पूर्ति का माप है। अपने ये माप लें कि भाई ये देश है भारत, तो इसके अंदर कितना पैसे का जो है वो चल रहा है, कितना पैसा घूम रहा है, उसे क्या बोलते हैं? मुद्रा पूर्ति का नियम। ठीक है, इसको अलग अलग स्तर पर मापा जाता है। लिख लेना, जो बीच में परिभाषा बोल रहा हूं ना, इनको लिख लेना आगे। इसको अलग अलग स्तर पर मापते हैं, अलग अलग स्तर पर जो है वो मापा जाता है। जैसे जनता के पास भी पैसा पड़ा है, ये मत लिखना, एक बार मैं बताऊंगा वो लिखना है। जनता लिखो तो लिख लेना भाई, जितना उदाहरण करके लिखोगे जितना आसानी आपके लिए होगा। ठीक है, जनता के पास पैसा पड़ा है, जनता के पास कैश यानी कोई बैंक में पैसा पड़ा है, इसको सारों को जोड़ा जाएगा ना, जेब में कैसा है, उसी तो मुद्रा पूर्ति माप के लेंगे, है ना। जनता का कैश हो गया, बैंक में सेविंग होगी, बैंक में जमा हो गया, बैंक में जमा हो गया। अच्छा, कई लोग जो है डाक घर में पैसा और जमा कराते हैं, डाक घर में पैसा जो जमा है वो हो गया। और आरबीआई के पास जो पैसा जमा है, जैसे मान के चलो अन्य संस्थाएं हैं, अन्य संस्थाएं हैं। अब अन्य संस्थाएं, सभी बैंकों का बाप कौन है? आरबीआई है, सबसे बड़ा बाप यही है बैंकों में। तो आरबीआई के पास सारा पैसा है। अब उसके पास कितना है? डाकघर में कितना है? बैंक जमा, जो नॉर्मल बैंक है उनमें कितनी जमा है? जनता के जेब में कितना है? इस सभी को माप लेंगे ना, तो मुद्रा पूर्ति हो जाएगी कि एक देश की अर्थव्यवस्था में कितना पैसा है, पता लग जाएगा। अब इसको मापने के लिए जो है दिसंबर 1997 में आरबीआई ने वाई वी रेड्डी कमेटी बनाई थी। दिसंबर, इसको माप के लिए, इसको माप करने के लिए, मापने के लिए दिसंबर 1997 में वाई वी रेड्डी कमेटी का गठन किया गया। अब ये प्रश्न आया कि वाई वी रेड्डी कमेटी का गठन किस लिए किया गया था? मुद्रा की पूर्ति को मापने के लिए। इस कमेटी का गठन दिसंबर 1997 में होता है। इस कमेटी ने जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट 1998 में सौंपी। इसने जो अपनी रिपोर्ट सौंपी वो कब सौंपी? 1998 में जो है वो अपनी रिपोर्ट इसने सौंप दी। जी गुरुजी, इसने 1998 में जैसे ही अपनी रिपोर्ट को सौंपा, उसके अंदर इसने सुझाव दिया, इसने सुझाव दिया। इसका सुझाव जो था वो एक्सेप्ट कर लिया गया। इस रिपोर्ट को जो है क्या कर दिया गया था? आरबीआई द्वारा पास कर दिया गया था। मुद्रा जो है पूर्ति माप की जो बात को पास जो है वो कर दिया गया। अब इसको अपन समझते हैं कि कैसे इसको जो है वो पास किया गया और ये होती क्या है। तो इस रिपोर्ट ने ये बात बोला, एक मौद्रिक सूचक बनाओ और एक तरलता सूचक बनाओ, जिससे हम इसको आसानी से माप सकते हैं कि जनता की जेब में कितना है, बैंक में कितना है, डाकघर में कितना, आरबीआई के पास कितना है। तो इस रिपोर्ट के अनुसार जब हम बातें पढ़ते हैं
तो इसमें कैसे मापी जाती है देखना, आपके लिए ये वाली ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन नए एग्जाम में प्रश्न बदल रहे हैं, ट्रेंड बदल रहा है, तो ये प्रश्न भी आ सकता है। आपके पहले जो मौद्रिक सूचक से प्रश्न आते थे, मौद्रिक सूचक, मुद्रा माप में जो मौद्रिक सूचक का यूज करते हैं, और एक तरलता सूचक का भी यूज किया जाता है। इसका यूज करेंगे मेरे भाई, तरलता सूचक का भी प्रयोग किया जाता है। मौद्रिक सूचक की अगर बात करते हैं तो इसको 4 प्रकार से इसके सूचकांक है जिसके तहत अपने को पता लगता है। और तरलता सूचक कितने हैं? 3। पहले तो ये संख्या याद करो आप, त्यों तरलता त्यों 3। मौद्रिक में 4 सूचक है। मौद्रिक देखो, 4 पैसे आगे जेब में तो पता नहीं क्या ही बन गया, ऐसे बोलते हैं ना, तो मुद्रा की बात हो रही है तो 4 पैसा है ना। तो मौद्रिक सूचक 4 और तरलता सूचक त्यों तरलता त्यों 3 होते हैं। अब वेरी इंपॉर्टेंट है, जैसे मैं आपको एक प्रश्न देता हूं, आप उत्तर करके दिखाना। निम्न में से निम्न में से मौद्रिक निम्न में से मौद्रिक सूचक के अंतर्गत नहीं आता है। बताओ। ऑप्शन ए M1, ऑप्शन बी M0, ऑप्शन सी M2, ऑप्शन डी M4। बताओ, इस प्रश्न का जवाब दो आप सभी प्यारे साथी। देखो, मान के चलते हैं कि आपने जो है ये पहले नहीं पढ़ रखा। हाँ भाई, तो बताओ, निम्न में से मौद्रिक सूचक के अंतर्गत नहीं आता है। आप बताओ, इसमें कोई तुक्का मारना, मारो। मार लिया? इसका राइट उत्तर होगा डी। लेकिन आप में से अधिकतर साथियों ने ये सोचा होगा M0 ये आता है, तब कहते हैं कोई चीज नहीं पढ़ी होती तो वो गलती होगी लगभग। इसलिए अपने इकोनॉमिक्स जितना पढ़ रहे हैं, जैसे पढ़ रहे हैं, बहुत फायदेमंद है। M0, M1, M2 और M3, ये 4 होते हैं मौद्रिक सूचक। फिर एक प्रश्न और बताओ आप मुझे, सेम प्रश्न यही है, बस मौद्रिक की जगह आप क्वेश्चन नंबर 2 में ये लिख लो कि निम्न में से तरलता सूचक के अंतर्गत नहीं आता है। अब जैसे देखो ये लिखा है ना, ऐसे भूगोल वाले किताब में मिलेंगे आपको, कोई प्रश्न ऐसे लग रहा है ना कि उसको ऐसे बताना चाहिए, तो वो वैसे जैसे आप उसको पढ़ लोगे, मैं होता है राजतरण भूगोल का मास्टर बन जो थे, ठीक है, कोई बच्चा ऐसे नहीं है कि आपसे डाउट बनेगा बच्चे के दिमाग में। अब जैसे देखो, मैं यहाँ ऑनलाइन लगा रहा हूँ ये क्लास, तो मुझे पूरी उम्मीद रहती है कि आपको पूरी क्लास से लगाऊं ना, सारी पूरा टॉपिक कराऊं, तो मुश्किल से एक डाउट आएगा, 2 डाउट आएंगे, ज्यादा नहीं आएंगे। तो ऐसे ही आपको उसमें पूरे टॉपिक पढ़ने का एक डाउट, तो एक डाउट कोई वो प्रश्न थोड़ी होता है। समझ में आई बात मेरे भाई? L1, L0, L2, L3। बताओ, निम्न में से कौन सा तरलता सूचक के अंतर्गत नहीं आएगा? जैसे ये बताया था 4, इसमें बताओ क्या होगा? हाँ, जल्दी बताओ। अब शायद आपने ये निकाला होगा L3, लेकिन ये तो सही है। इसमें गलत कौन सा होगा? L2। बस यही समझना है आपको। सॉरी, L0। इसमें गलत क्या होगा? L0। कैसे? तरलता सूचक जो है L1 से मापा जाता है। L1, L2, L3, बस ये याद कर लेना। और मौद्रिक सूचक 3 से आगे नहीं जाना, 4 वाली संख्या तो पकड़नी नहीं है। अब वो 3 है तो L1 से कर दो 1 2 3, ये 4 है तो 0 से कर दो 0 1 2 3 4 3 1 2 3 0 1 2 3। ठीक है, तो मौद्रिक सूचक 4 है, तरलता सूचक 3 है। अब समझते हैं मौद्रिक और तरलता सूचक होते क्या है। समझा? गुरु जी रफ्तार जदुल सलाह पकड़ ही रखी है, समझ में आ ही जाएगा आपको। अगर थोड़ा ऐसे लगे ना बड़ी क्लास होगी, उसको 2 भाग में तोड़ के देख लिया करो। ठीक है, आपको लग रहा है कि घंटे से ज्यादा होगी क्लास या घंटे भर के आसपास होगी है, वैसे 40-45 मिनट एक सही सीखने की समय अवधि होती है, कोई दिक्कत होती नहीं है। फिर भी आपको ऐसा लगे तो 2 भाग आप बना सकते हो। ठीक है, चलो। अब आपको सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा M0, फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा इसी पेज पे पढ़ा दूंगा M1, और कोई परिभाषा बोलूं तो वो उतार लेना जो उतारने वाली होगी, क्योंकि कंपैरिजन में चारों पढ़ा दूंगा ना, सिंपल वे में सही ढंग से समझ में आ जाएंगे। M3 इसको समझते हैं अपने।
देखो मेरे दोस्त, के समझणो आप में। अच्छा, M0 में क्या होगा? ये वह पैसा होता है, वो पैसा जो सीधा आरबीआई के पास जमा होता है। आरबीआई के पास जमा है, उस पैसे को बोलेंगे M0। बिल्कुल सिंपल है। तो सीधा आरबीआई के पास पूरा आंकड़ा है उसका, उसे अपने बोलेंगे M0। जैसे मान के चलो, आरबीआई ने बाजार में 100 रुपए निकाले। आरबीआई को पता है 60 रुपए जो है जनता के पास है। 60 रुपए किसके पास है? आरबीआई को पता है, ये बात जनता के। 30 रुपए जो है आरबीआई को पता है ये बैंकों में जमा है। बैंकों का बैंकों में बैंकों का पैसा जो आरबीआई में जमा है, क्योंकि तभी तो आरबीआई को पता है ये बैंकों का पैसा होता है, लेकिन आरबीआई में जमा होता है। ठीक है। 10 रुपए मानते हैं सरकार के हैं। सरकार का रुपया, सरकार का पैसा जो कहां जमा है? आरबीआई में जमा है। आरबीआई में जमा है, यानी इसका मतलब आरबीआई, आरबीआई का नाम आ रहा है। ये सारा पैसा जो है कहां पर जमा होगा? आरबीआई में। जो आरबीआई के पास पैसा होता है, आरबीआई में जमा पैसा होता है, उसे बोलते हैं M0। समझ में आई की बात? सिंपल सी बात है। सीधा लिख लो, उदाहरण लिखो, तुम्हारी मर्जी है, वरना सीधा लिखो वो पैसा जो आरबीआई के पास जमा है उसे M0 बोलते हैं। बिल्कुल सर। M1, M1 वो पैसा जो तुरंत खर्च किया जा सके। M1 वन में तुरंत प्रभाव खर्च कर देगा। इसमें लिखो वह पैसा जो तुरंत खर्च किया जा सके, किया जा सके, उस पैसे को बोलते हैं M1। उस पैसे को बोलते हैं M बैंक। तुरंत खर्च कैसे कर सकते हो? मान के चलो मेरे भाई, जैसे आपके पास 100 रुपए केस है। अब रुपए ऐसे लिखते हैं, रुपए 100, लेकिन मैं आगे लिख रहा हूं तो उसका ऐसे मतलब आप गलत मतलब गुरु जी को पता ही नहीं है, तो ये पढ़ाते टाइम ऐसे पता नहीं है आगे लिखे ही है, बस चलता है कि समझ में आना चाहिए। तो आपको पता लग रहा है ना कि ये रुपये की बात कर रहा हूँ। वैसे ऐसे लिखते होते हैं, ये देखो ये लिखा हुआ 100 रुपया है। अब 100 रुपए की बात करें तो ये आपके पास केस है, ठीक है। प्लस आपके पास यहां पर बैंक सेविंग भी देखी जाएगी। बैंक जो में पास जमा पैसा है वो भी आपका देखा जाएगा। बैंक में जमा मान के आपके पास 500 रुपए हैं, तो 500 और 100 कितने हो गए? 500 और 100 गुरुजी हो गए 600 रुपए। तो इस 600 को आप बोलेंगे M1। इसे क्या बोलोगे? M1। M1 क्या होती है? जिसको तुरंत प्रभाव से खर्च कर सको। केस होगा ये भी कर सकते हो, और जो बैंक में जमा उसको हाथों हाथ एटीएम से लगाओगे, निकालोगे और खर्च कर दोगे। तो ये वो पैसा होता है, इसे बोलते हैं M1। तो M1 कितने हो गए? 600। समझ में आया क्या? M0 वो पैसा जो सीधा आरबीआई के पास जमा होता है, उसका M0 बोलते हैं। M1 वह पैसा जिसे तुरंत खर्च करते हैं। वन में तुरंत प्रभाव खर्च करना है। वन में तुरंत प्रभाव से खर्च, एक बार और बोलो, वन में तुरंत प्रभाव से खर्च। जेब में कैसे केस होगा या बैंक में जमा होंगे तो एटीएम लगा के निकाल लेंगे, वो तुरंत प्रभाव से जो है अपने खर्च कर सकते हैं। M2 देखो, दो दो में देऊं, दो देऊं डाक। डाक घर में जो जमा होता है, एक तो M1 का पैसा आ जाएगा जो आपके पास केस पड़ा है, इसमें M1 का पैसा आ जाएगा, प्लस डाक घर में जो जमा है, डाक घर में जो जमा है वो आ जाएगा। जैसे M1 में आपके पास कितने रुपए थे? M1 में 600 रुपए थे, ठीक है। डाक घर में मान के चलते हैं आपके पास जो है 1400 रुपए और जमा है। तो 600 और 1400 कितने हो गए गुरुजी? 2000 रुपए। इस 2000 रुपए को क्या बोलते हैं? M3। इस रुपए 2000 को क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं M2, सॉरी, इसे क्या बोलते हैं? M2। तो समझ में आ गया M2 कौन सा पैसा होता है? जो आपका M1 का पैसा है, जो खुद के पास जो तुरंत प्रभाव से खर्च किया जा सकता है वो पैसा, प्लस जो डाक घर में जमा पैसा है, इन दोनों को जोड़ देंगे तो M2 निकल के आ जाएगा। अब लास्ट रह गया M3, ठीक है। हाँ, इसमें पैसा कौन सा आएगा? एक तो आएगा M1 प्लस बैंकों में जमा किया गया लंबी अवधि का पैसा। लंबी अवधि का पैसा, अब अवधि के प्रकार से मैंने आपको पढ़ाया था पीछे से, आपने एफडी करवा रखी है। क्या करवा रखी है? एफडी आपने जो वो करवा रखी है। मान के चलते हैं एफडी आपने 10 साल की करवा रखी है।
10 वर्ष की आपने जो है एफडी करवा रखी है। तो देखो मान के चलो M1 आपके पास कितने थे, ये 600 रुपये होंगे, इसमें M1 ही जुड़ेगा, आप ये M2 मत जोड़ देना, जो लिखा हूं उस बात को ध्यान से समझो। 600 ये हो गए, और मान के चलते 3000 की आपने एफडी करवा रखी है, टोटल रुपए कितने हो गए 3600। तो ये हो जाएगा M3, यानी जो बैंकों में रखा वो पैसा जो लंबी समय तक जो आपने रख रखा है वो किसके अंदर काउंट होता है, M3 के अंदर, प्लस इसके अंदर M1 जुड़ जाएगा। जो आपके पास जेब में है वो तो जुड़ेगा जुड़ेगा, वो तो आपके पास है ही पैसा, ये पैसा और जुड़ जाएगा, उसे अपन बोलते हैं M3। सिंपल है मेरे भाई, चारों के चारों सरल भाषा में समझ लो। M1 M2 लिखकर सीधा सीधा लिख लो, M1 M0 वो पैसा जो आरबीआई में जमा है। M1 में तुरंत प्रभाव खर्च कर दूंगा, टू में डाकघर, पहला लेके आना ही लाना है, M1 तो लाना ही है, M1 के बाद जितने पढ़ोगे M1 लेके जोड़ना है उसमें, M1 का पैसा प्लस डाकघर का। अब आ गया नई लाइन में M3 में M1 जुड़ेगा प्लस 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 बैंकों में जो आपने एफडी वगैरह लंबी अवधि के लिए जमा करा रखा है उस पैसे को जोड़ा जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए मैंने बता दिया। अब आप बताओ, आपको समझ में, 1 मिनट में सोचने के लिए देता हूं, 1 मिनट में चारों आप समझ लो, सोच लो, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी से सोच लो इसको, 1 मिनट का टाइम आपके पास, थोड़ा सा ही रह गया, अब अपने पढ़ लेंगे इसको, टॉपिक कंप्लीट हो करके जाएंगे, चाहे आज घंटा लगे। सर ठीक है, समझ में आ गया अच्छी तरीके से। अब तरलता सूचक देखो, तरलता सूचक, पहले इसकी परिभाषा लिखो सभी साथी। कितने प्रकार के होते हैं, 3। L1, नंबर 2 पे आएगा L2, मजा आ रहा है टाबरो, मजा आ रहा है ना मेरे भाई। 3 पे आएगा L3, और उसके 1 तारीख को अगर टाइम बढ़िया मिल जाए, क्योंकि किताब अब वर्ल्ड और भारत की थोड़ा मैं अपने हिसाब से लिखूंगा, क्योंकि इस पे बहुत टाइम लगा, राजस्थान पे तो बहुत जी जान लगाए हैं, ताकि एक भी पर्सन बाहर ना जाए। अब भारत और विश्व को थोड़ा सा मैं अभी नहीं निकालूंगा इतना जल्दी, बहुत थोड़ा बाद में निकालेंगे। और अभी मैं आपके ऊपर वो वर्क करूंगा, जैसे आपको इसके कह रहे हैं एमसीक्यू मैं पूरे करवा दूंगा, एमसीक्यू भी करवा दूंगा, इसके चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है। एमसीक्यू के साथ साथ आपको अब टेस्ट सीरीज का बहुत बार कह रहे हैं, और कमेंट भी आते हैं, गुरुजी आप टेस्ट सीरीज ले लो ना एक रीट की, थोड़ा 3-4 दिन आप रुको, टेस्ट सीरीज का भी आपको अलाउंस हो जाएगा, ठीक है। हाँ, और 10,000 सब्सक्राइबर होने वाले, थोड़ा सब्सक्राइब कर लिया करो, क्लास को लाइक कर दिया करो, ठीक है, तो अच्छा लगता है। तरलता सूचक L1 L2 L3, L1 में क्या होगा, पहले इसकी परिभाषा लिखो, तरलता सूचक क्या होता है, वो सेम उसकी जैसी परिभाषा लगभग लिखो। इसमें आरबीआई अर्थव्यवस्था में मौजूद कुल पैसे को मापती है, वही बात है, मापन किया जा रहा है, तो अर्थव्यवस्था में कितना पैसा मौजूद है उसको मापा जाएगा। क्या लिखोगे, इसमें आरबीआई अर्थव्यवस्था में मौजूद कुल पैसे को मापती है और यह बताती है कि लोगों के पास कितने पैसे हैं और वो कितनी आसानी से उसे खर्च कर सकते हैं। ये सब बातें क्या है, तरलता सूचक। अब ये भी बात है ना, किसमें सबसे कम तरलता होगी, किसमें सबसे ज्यादा होगी, तो आप L1 L2 L3 पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा आपको। मैं भी समझाता हूं, इसकी 3 कैटेगरी है। अच्छा, L1 में वो पैसा होगा जो आसानी से खर्च किया जाए, वह पैसा जिसको आसानी से खर्च किया जा सकता है। आसानी से जो पैसा खर्च कर सकते हैं उसे अपन बोलेंगे L1। जैसे मान के चलो वही बात, आपके पास केस पड़ा है, बैंकों में जमा है, तो उसको आप आसानी से खर्च कर सकते हो, अब इसको इतना समझाने की जरूरत नहीं, उसे L1 बोलते हैं जी। L2, बस ये वही बातें होती हैं M1 वाली, बस घुमा फिरा के L2 में ले आए इसको। L2, इसमें L1 का पैसा तो आएगा ही, लेकिन इसके साथ एक बात और जोड़ दी, वह पैसा जिसे तुरंत खर्च नहीं कर सकते वो इसके अंदर जुड़ेगा, वह पैसा जिसे तुरंत खर्च नहीं किया जा सकता, तो वो कौन सा होगा, L2। L2 में वह पैसा जिसे तुरंत खर्च नहीं किया जा सकता, L1 जुड़ेगा इसमें,
वो जुड़ेगा लेकिन उसे तुरंत खर्च नहीं कर सकते, वो आ जाएगा L2 वाला। परिभाषा तो चेंज करनी है थोड़ी, क्योंकि अगर ऐसे ही लिखा गया कि वह पैसा जिसको आसानी से खर्च कर सकते हैं आगे यहाँ, तो फिर सेम ही हो जाएगा। L1 L2 अंतर क्या होगा? L2 में अंतर है, L1 का पैसा तो होगा, लेकिन इसमें एक चीज और जोड़ी है, L1 के साथ साथ वह पैसा जिसको आसानी से खर्च नहीं किया जा सकता, वो किस में आएगा? L2 के अंतर्गत जो है वो आएगा। हाँ, L2 के अंतर्गत आएगा। जैसे मान के चलो आपके पास बैंक में जमा है, सर इसको तो हम आसानी से खर्च कर देंगे, सुनो आगे, ये तो कर दोगे, L1 है, ये तो कर दोगे, लेकिन अन्य जो वित्तीय संस्थाओं में जमा है, अन्य बैंकों में जो जमा है, उसको आसानी से कैसे? जैसे बजाज फाइनेंस में जमा है, कैसे कर दोगे आसानी से? है ना, उसमें कोई अवधि होगी आपकी, तो भी उसी हिसाब से कर पाओगे। तो कई अन्य संस्थाएं होती हैं, उनमें उस समय के लिए दिए जाते हैं, तो वहां आप आसानी से खर्च नहीं कर सकते, निकालने मुश्किल होते हैं, वो L2 में आ जाएंगे। L3 में, L3 में, L3 की अगर अपने बात करें तो इसमें भी वही बात है, जिसको आसानी से खर्च नहीं किया जा सकता, लेकिन इसमें L1 नहीं आएगा, L3 में L2 आ जाएगा। L2 के साथ इसको आसानी से खर्च नहीं कर सकते, बस पहली बारी में आसानी से खर्च कर सकते हैं, दूसरे को अपने आसानी से जो है खर्च नहीं करेंगे, तीसरे को भी नहीं करेंगे। दो में एक आ जाएगा, तीन में दो आ जाएगा, सिंपल सी बात है। बस इतना, इसको दिमाग से याद करो, ऐसे रटने मत बैठो, दिमाग लगाओ। L1 की बात सीधी, जिसको खर्च नहीं कर सकते, सॉरी जिसको तुरंत खर्च कर सकते हैं, L2 में L1 जोड़ लो और पैसे को खर्च नहीं कर सकते, L3 में L2 जोड़ लो और पैसे को खर्च नहीं कर सकते, वो बात आएगी। ठीक है, हाँ, तो जैसे गैर ये बैंक होते हैं, वित्तीय संस्था होते हैं, वही बात आएगी। जैसे बजाज फाइनेंस वाले में जमा है, जैसे बजाज फाइनेंस का उदाहरण ले लिया, बहुत संस्थाएं ऐसी बजाज फाइनेंस जैसी, तो वो क्या करेंगी? वो पैसा तुरंत प्रभाव से नहीं देती हैं, तो उसको आसानी से खर्च नहीं कर सकते हैं। तो सबसे कम तरलता जो होती है वो L3 में होती है। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है, सबसे कम तरलता जो मिलती है वो किसके अंतर्गत मिलती है? वो आपको मिलती है L3 में। सबसे ज्यादा तरलता मिलेगी L1 में, क्योंकि जिसको आप आसानी से खर्च कर सकते हो उसमें तरलता क्या होगी? तरलता अधिक होगी, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे तरलता आपको कम मिलती जाएगी, तरलता कम में आ गई। जी सर, तो ये था तरलता सूचक। दो शब्द और समझो मेरे भाई, बस फिर उसके बाद अपने अगली क्लास मुद्रा स्थिति टॉपिक पढ़ेंगे। एक विमुद्रीकरण क्या होता है, एक तो ये पढ़ो, विमुद्रीकरण क्या होता है? कानूनी रूप से किसी मुद्रा को बंद कर दें तो वो विमुद्रीकरण होता है। एक ये शब्द याद रखना, एक शब्द याद रखना, नगदी रहित लेन देन, नगदी रहित लेन देन, बस ये दो शब्द और समझो, लेन देन क्या होते हैं। तो इसमें परिभाषा लिखो विमुद्रीकरण में, पहले समझा तो दिए मैंने, सिंपल सी बात है। सरकार किसी मुद्रा को कानूनी रूप से अमान्य घोषित कर दे, उसे क्या बोलते हैं? यानी सरकार किसी मुद्रा को अमान्य रूप से घोषित कर दे, अमान्य रूप से जो है वो घोषित कर दे, तो उसे क्या बोलते हैं? विमुद्रीकरण बोलते हैं। समझ में आ गई सभी प्यारे साथियों को? इसका मतलब क्या होता है? जैसे नोटबंदी की थी, आपको याद है क्या? तो वो सरकार ने की थी, सरकार किसी मुद्रा को अमान्य रूप से घोषित कर दे, हाँ, अमान्य घोषित कर दे, अमान्य घोषित कर दे, इसलिए ना, अमान्य घोषित कर दे। सरकार किसी मुद्रा को कानूनी रूप से अमान्य घोषित कर दे, सरकार किसी मुद्रा को, लिख लो, वो कानूनी रूप से अमान्य घोषित कर दे, उसे बोलते हैं विमुद्रीकरण। जैसे नोटबंदी की थी, कोई आप में से एक व्यक्ति बता दो कब, किस तारीख को नोटबंदी की? 2016 में की है, तो मैं बता दी तारीख, किसी को याद है तो बता दो। हाँ, याद रखना, 8 नवंबर, 8 है, 8 ही नवंबर है, 8 नवंबर 2016 में जो है वो नोटबंदी होती है। इसमें 500 और 1000 के नोट जो बंद कर दिए थे, क्या कर दी थी? इनको बंद कर दिया था, 500 और 1000। अब जैसे 2000 का नोट भी बंद कर दिया, तो ये सर करते क्यों है? ये इसलिए किया जाता है, ये ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ये आते भी हैं ऐसे,
कि नकली नोट जब बाजार में ज्यादा हो जाए तो फिर इनको बंद कर देंगे, प्लस काला धन जमा कर लें लोग ज्यादा तो इसको बंद किया जा सकता है, और प्लस आतंकवादी जो है वो इसका दुरुपयोग ना करे, उपयोग दुरुपयोग ही करते हैं वो तो, है ना, गैर तरीके से उपयोग कर लेते हैं, तो वो आतंकवादी जैसी गतिविधियों रोकने के लिए, आतंकवाद को रोकने के लिए ये काम किए जाते हैं। ठीक है, तो नोटबंदी का तो ये 18 नवंबर 2016 नोटबंदी को करना ही विमुद्रीकरण कहलाता है, यानी कानूनी रूप से किसी मुद्रा को प्रचलन बंद कर दिया तो विमुद्रीकरण है। नकदी रहित लेन देन क्या होता है, इसमें नकदी नहीं होती है, इसमें नकदी नहीं होती है, फिर भी पैसे का लेन देन हो जाता है, पैसे का लेन देन हो जाता है, फिर भी आदान प्रदान हो जाता है। कैसे? बैंक के माध्यम से, बैंक के स्थान एक बैंक से दूसरे बैंक में बैंक टू बैंक डाल देते हैं, जैसे फोन पे एटीएम वगैरह का यूज करके, चेक के थ्रू, अब चेक के थ्रू भी व्यक्ति को दे सकते हैं पेमेंट, फिर भी संतुष्ट हो जाता है अगला, चेक लगा देगा बैंक में बाद में। समझ में आई बात? जी सर। और अगर याद करें तो एटीएम के थ्रू भी अपने किसी को दे देंगे, ले भाई एटीएम ले जा, मेरा ये पिन कोड है और निकाल लेना जितने चाहिए। तो पैसे का जो लेन देन है वो नगद के रूप में ना हो और सीधा बैंक के माध्यम से, चेक के माध्यम से, एटीएम के माध्यम से हो, उसे बोलते हैं बैंक रहित। रहित का मतलब जैसे वनस्पति रहित क्षेत्र पढ़ते हैं अपने सम जैसलमेर वाला, जहां वनस्पति नहीं होती है वो वनस्पति रहित है, तो ये नगदी रहित हो जाएगा। तो भाई अगला टॉपिक हेडिंग लगा लो सभी साथी, मुद्रा स्फीति, ये पढ़ाऊंगा मैं आपको अगली क्लास में। बस महंगाई को ही क्या बोलते हैं, मुद्रास्फीति है, नहीं है। तो कैसी लगी साथियों क्लास जरूर बताना, ठीक है, बहुत मोटिवेशन मिलता है। चलो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद।